बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ PRC 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री। आज के लेक्चर में हम अपनी डिस्कशंस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास के हाज़िरीन और गायबीन ने होमवर्क कर लिया होगा। अगर आपने अब तक, मैं उन हज़ार से मुखातिब हूँ जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ना और जो बोर्डर पे देख रहे हैं रिकॉर्डेड, अगर आपने अब तक होमवर्क नहीं किया है तो लेक्चर बंद करें और इंसानों की तरह जाके अटैम्प्ट करके आएँ। अगर अभी बंद नहीं करें तो थोड़ी सी शर्म कर लें इतनी सी, ठीक है, और अटैम्प्ट करके आएँ। अगर अभी भी नहीं आ रही तो फिर मैं आपको शर्म दिला नहीं सकता, क्योंकि जिस इंसान के अंदर शर्म नहीं हो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर मैं इंस्टॉल तो USB लगा के कर नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये है कि तरीक़ाकार तो यही कि आपने पहले होमवर्क करना और फिर डिस्कशन को अटेंड करना है, ठीक है। अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं, भाई तिलावत करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, गुज़श्ता लेक्चर में आपको एक सवाल प्रैक्टिस के लिए दिया गया था और सवाल की डिस्कशन हमने कर ली थी, क्लास के अंदर रीड कर लिया था। आओ अब डायरेक्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पीरियोडिक के तहत, ठीक है, हम पीरियोडिक के तहत इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमें पता है पीरियोडिक से अगर मैं सवाल सॉल्व करूँगा तो मेरे पास दो लेजर तो मैंडेटरी बनेंगे, परचेज़ का और परचेज रिटर्न का, और अगर कोई और चीज़ आ रही होगी तो उसका भी बन जाएगा। तो इस सवाल को कल हमने टक करके छुआ था और टक करके छू के देखा था, तो इसमें हमें तीन लेजर बनते हुए नज़र आ रहे थे। कौन कौन से? एक परचेज़ का, एक परचेज रिटर्न का और एक कैरेज का, फ्रीट का। ऐसा ही है ना? अच्छा चलो, ये कैरेज का जो फ्रीट है, कैरेज जो भी कह लो, ये मैं लेजर क्यों बना रहा हूँ? ये मैं इन्वेंट्री के अंदर क्यों नहीं डाल रहा? नहीं, ये तो परपीचुअली पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। डन। चलो, तो इसके अंदर मैं अलग से लेजर बना लूँ या कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर डाल दूँ, बात तो एक ही, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल तो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं क्या करूँगा, अलग से बना दूँगा। चलो, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ परचेजेस और यहाँ क्या कर देता हूँ, परचेजेस रिटर्न, ठीक है। अच्छा, और एक और आता ना फ्रेट का, यहाँ बना दूँ, FREIGHT, ये होता है ना, ठीक है। डन। अच्छा, और उसने क्या कहा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लूँ। अब हेडिंग डाल दूँ ट्रेडिंग अकाउंट की। पहले देखो, सवाल सॉल्व करने का ना अकाउंटिंग में सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना लो। अगर आपने फॉर्मेट बना लिया ना तो फिर मज़े ही मज़े ज़िंदगी में, कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट बन गया, अब मुझे सिर्फ फिगर टापनी होती हैं। देखो, सेल्स, ठीक है, लेस सेल रिटर्न कर दो। चलो, आप नेट भी कर सकते हो सेल्स को, कोई मसला नहीं है, ठीक है, और नेट सेल आ जाएंगी। अच्छा, फिर लेस कर दूंगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबर जज्बाती, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर क्या होगा, परचेजेस हो जाएंगी। अच्छा, परचेजेस के बाद क्या हो जाएगा, लेस कर दूंगा इसमें से मैं परचेजेस रिटर्न, ठीक है। फिर कोई कैरेज या फ्रेट चार्जेस आ जाएंगी, कैरेज इन, ठीक है। अच्छा, और बस, ठीक है। लेस क्या कर दूंगा, लेस, बल्कि लेस हेड छोड़ दो, भी वहाँ कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।
यही फॉर्मेट था ना भाई, ठीक है। परचेज रिटर्न माइनस हो रहा था, कैरेज नेटवर्क की क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, ऐसा ही है। तो मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अच्छा, वो लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो पीरियोडिक का ट्रेडिंग अकाउंट है ना। अगर मैं परपेचुअल की बात करूँ तो परपेचुअल का भी ऐसे ही बनेगा, नहीं, उस पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, उस पर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास साथ साथ आ रही होगी, वो उठा के डायरेक्ट पंच कर दूंगा। यानी कि ये डब्बा एलिमिनेट हो जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ऐसा ही होगा। शाबाश। अब मैं एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ रहा हूँ आपके सामने और हम उसको जो है ना वो करेंगे, क्या कहते हैं, अकाउंट फॉर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको एक काम करते हैं, सरक उधर, तू सरका दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन करता ही नहीं हूँ? होता है लेकिन सोया पड़ा होता है, आखिरी में अपडेट करता हूँ तो बना कर रख लूँ, आखिरी में उसको जगाऊंगा। इन्वेंट्री का अकाउंट में अभी नहीं जगाऊंगा, आखिरी में जगाऊंगा, जब सारा काम कर लूँगा ना, बोलूँगा उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। और कैसे जगाऊंगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको बना के रख लेते हैं। इन्वेंट्री, उठो, शाबाश। अभी नहीं, तुम सोए रहो, अभी आखिरी में उठाएंगे, आ जाओ। दे हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 10,000, तो ओपनिंग तो लिख दूँ ना, ठीक है। कब ओपनिंग इन्वेंट्री ना, चलो मैं ब्रॉट डाउन कर दूँ इन्वेंट्री का बैलेंस कितना, 10,000, ठीक है। बस आप सो जाओ, सॉरी सोते रहे, हम आपको एंड तंग करेंगे, पीरियोडिक है। चलो, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1.5 लाख, कहाँ लेके जाऊँ, परचेज में लेके जाऊँ, कितना, 1.5 लाख, ठीक है। और परचेज डेबिट या पेबल का तो नहीं बनाना ना, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो डायरेक्ट परचेज के अकाउंट में। चलो, फ्रेट ऑन द परचेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 8 लाख, कहाँ जाएगा, यहाँ कितना, 8,000, ठीक है, डन, ज़बरदस्त, यहाँ तक कोई मसला। द गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 22,000 वर रिटर्न टू वेंडर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेज रिटर्न, इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री अकाउंट तो है तो सही, लेकिन अब वो अपडेट नहीं होगा ना, अभी तो एंड में मैं एंट्री मारूंगा, तो परचेज रिटर्न में कर दूं, क्या, कितना, 22,000, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, डेबिट क्रेडिट, ऐसा। परचेज रिटर्न कोई ओपनिंग नहीं होगा, ओपनिंग होना चाहिए ना, कोई नहीं होगा, क्यों, एक्सपेंस का अकाउंट है ना, डन। चलो, द सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,70,000, इस सेल्स की कॉस्ट मेरे पास 1,45,000 थी, क्या करूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाऊँ, नहीं, क्यों, पीरियोडिक है, नहीं बनाऊंगा, तो फिर क्या करूँगा, सिर्फ सेल की बना दूंगा। 1,70,000 लिख के रख लो अपने पास, 1,70,000 की सेल्स हुई है, चलो लिख के रख लेता हूँ। अब ये काम करता हूँ, ब्रैकेट में ना 1,70,000 की सेल यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ, क्या पता इसमें कुछ एडिशन डिलीशन हो, तो फिर फाइनल फिगर बाद में कर लूँगा, ठीक है। चलो, द कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज़ 25,000, और से कॉस्ट ही थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा ना, क्यों, पीरियोडिक है। अच्छा, कस्टमर ने रिटर्न बोला, ले अपना माल वापस ले ले, अच्छा, तो सेल्स रिटर्न डेबिट और कैश दे दिया होगा उसको वापस मैंने, ठीक है। तो सेल रिटर्न कहाँ लेके जाऊँगा, कितना 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 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 25,000, क्या पता कोई और एडजस्टमेंट हो, नहीं होगी तो फिर मैं एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। चलो, ओके, द कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज़ 25,000, अच्छा ये हो गया, सॉरी। ड्यूरिंग दिसंबर लॉस वॉज कॉज्ड बाय फ्लड विच अमाउंटिंग टू रुपीज़ 7,000, इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं करूँगा, ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, क्यों, फ्लड आया ना भाई, कुदरती है ना, नॉर्मल है ना, फ्लड तो आना नॉर्मल होता है, नहीं एब नॉर्मल होता है ना, फ्लड आना, तो रोज़ फ्लड थोड़ी आ रहा होता है, अभी फ्लड आ गया यार, आ गया, ठीक है, थोड़ी करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एब नॉर्मल लॉस डेबिट और परचेज क्रेडिट। अच्छा, मैं ज़रूर एब नॉर्मल लॉस का एक टी अकाउंट बनाता, मेरा दिल बहुत कर रहा है बनाने का, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, क्यों, ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है, जीपी पे तक रोक दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे रोक दूंगा। हाँ, अगर वो मुझे कहता नेट प्रॉफिट निकाल के दो, तो मैं नॉर्मल लॉस का टी अकाउंट बनाता और उसको सजा के रखता और फिर उसको वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शो कर रहा होता, लेकिन उसने मांगा क्या है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए नॉर्मल लॉस की मैं एंट्री नहीं बना रहा। सिर्फ जहाँ तक इम्पैक्ट मुझे चाहिए, कौन सा चाहिए बोलो भाई, परचेजेस लेस करनी है ना, कितना, हाँ जी, ये ऐसा। अच्छा, मैं वो नरेशन शरेशन नहीं लिख रहा ना इसके अंदर, पता है ना। चलो, एमटीसी ने एस्टिमेट किया है
कि 1% ऑफ द स्टॉक परचेज इज यूजुअली लॉस्ट इन हैंडलिंग एवरी टाइम। यार ये तो रोज का मामूल है। इग्नोर क्यों क्यों? नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस की एंट्री पीरियोडिक में नहीं आती। अच्छा ठीक है। फिजिकल स्टॉक टेक से मुझे मालूम चला कि 31 दिसंबर 2017 को मेरा स्टॉक की वैल्यू है कितनी 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 12,500। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, पीरियोडिक के अंदर जब भी मैं क्लोजिंग स्टॉक गिनूंगा ना तो इसका इम्पैक्ट एक जगह नहीं दो जगह लूंगा। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ जरा। क्लोजिंग स्टॉक की मेरा बस चले ना, मैं यहाँ स्प्रे बॉटल रखूँ और जो गलत जवाब दो उसके मुंह पे पानी मारूँ यहाँ से पिच क्यों करके। हाँ मेरा दवाई हिला के नहीं पी बेटा। हाँ हाँ, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, ऐसे ही था। अब देखो, जब मैंने स्टॉक टेक कर लिया और मुझे पता चल गया कि स्टॉक कितना है, बोलो भाई 12,500 का पड़ा हुआ है। अब मैं क्या बोलूँगा इन्वेंट्री के अकाउंट को, उठ जा उठ जा उठ जा, स्टॉक टेक हो गया। और एंट्री क्या बनाई थी? स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। आओ इन इस 12,500 को दोनों जगह पार्क करके दिखाऊँ। वही उठ जाओ 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 उठ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक काउंट हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक काउंट हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दूँ यहाँ पे। ओए 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 उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, काउंट हो गया काउंट हो गया। कितना? 12,500। और कहाँ बताओ, कहाँ लिखूँ? यहाँ हो गया, डबल एंट्री इम्पैक्ट हो गया। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्या हो जाएगा बोलो भाई? क्रेडिट हो जाएगा ना, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, ये देखो ये देखो ये देखो, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। कल वाली एंट्री प्रूफ हो गई। अब कल इतने अच्छे समझ नहीं आई होगी, लेकिन आज अच्छे समझ आ गई। डन। अच्छा, अगली बात, मुझे एक बात बताओ, सवाल के अंदर ये ओपनिंग स्टॉक भी तो दिया हुआ है 10,000 का, तो वो यहाँ लिख दूँ? लिख दूँ? जब मैंने अपने ओपनिंग स्टॉक को इस बार चार्ज कर दिया, इस बार इस्तेमाल कर दिया, तो क्या वो मेरे इन्वेंट्री के लेजर में आना चाहिए? अभी भी नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए ना। इसको तो मैंने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया ना पीएनएल में। तो मैं क्या बोलूँगा? चल निकल मेरी इन्वेंट्री से, निकल जा, ट्रांसफर टू पीएनएल। चल भाई मेरी इन्वेंट्री से निकल जा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको, अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं दो ऐसे बना ही देता हूँ आपके लिए। ये ओपनिंग आ गया, ठीक है, और मैंने अपनी इन्वेंट्री में इसको चार्ज कर दिया, शो कर दिया ना मैंने अपनी इन्वेंट्री में। करा नहीं करा? कर दिया ना। अच्छा, और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा। डन। क्लोजिंग स्टॉक को भी चार्ज कर दिया। इसलिए मुझे बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैंने क्या पास की? बोलो भाई, बोलो ना। इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। और ओपनिंग की क्या पास की थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। देखो 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 देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री बन गई एंट्री, बन गई एंट्री। अब तीर हटा दूं? जरूरत तो नहीं थी की। वो कल वाली एंट्री है मैंने बनाई है। दोबारा रिपीट करूं? एक बार और रिपीट करूं। कल मैंने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री बनेगी, बताओ। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैंने, मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे पप्पू, मेरा चुम्मी मुन्नी, मैंने तुम्हें कहा था, क्या नाम है, नशाद भाई, मैंने, तुमने बोला ना यस, हाँ, मैं नशाद भाई कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनेगी स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। तो स्टॉक डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा था ओपनिंग की भी बनेगी। ओपनिंग की क्या एंट्री बनेगी? रिवर्स कर देंगे। क्या क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कैसा कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा है, अच्छा दिया ना, ज़बरदस्त। आ जाओ, अब आओ सवाल को समेटते हैं, ठीक है। ओके, मुझे बताओ सवाल के अंदर कोई और सेल या सेल रिटर्न है? नहीं है, यही फाइनल थी। आओ इसको क्लोज करते हैं। कितनी आ रही है सेल्स? 1,70,000। सेल रिटर्न कितनी आ रही है? 25,000। ये कितना बन रहा है? 145,000। 145,000। डन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक कितना? 10। कितनी है बोलो? 143। कैसे?
क्या मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने 400 पेनल कर दी बराबर करने के लिए, कर सकता हूँ ना। 143, अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, अलग अलग करते दिखाते हैं इसको। कितना, 150 और 7,000। कैरेज कितना, कैरेज कितना, 8,000 था मेरे ख्याल। हाँ जी, डायरेक्ट कर लेते मतलब, ओ सॉरी, बजट रिटर्न कितना था, 22 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया है, गलती हो गया है। अच्छा एक काम करें, इसको नेट कर लें डायरेक्ट परचेज को, एक काम करते हैं इसको नेट करते हैं, नेट, ओए सर को ऊपर, ठीक है। अब बताओ परचेज कितनी आ रही है, परचेज कितनी आ रही है, 143,000, कितनी 143 नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, हाँ पहले एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे और फिर परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, उसको दे रहा हूँ परचेजेस नेट। अच्छा मुझे बताओ, ये भी तो उसमें से माइनस होंगी ना, यानी कि 1.5 लाख में से पहले माइनस कर दो 22,000, माइनस कर दो 7,000, कितना बन गया, 143 नेट बन गया, नेट कर लूँ उसको, सॉरी 121, ओके। तुम लोग अलग अलग ही कर लिया करो यार, सही कह रहा था पहले मैं। चलो कैरेज बताओ कितना है, 8,000। ज़रा कॉस्ट ऑफ सेल बताओ कितना आ रहा है, हाँ जी कितना आ रहा है, 1,26,500 ये आ रहा है पक्का। चलो जी भी बताओ कितना आ रहा है, हाँ जी 18,500 आ रहा है जी। चलो अच्छा मैं दोबारा रिपीट करूं पूरे सवाल को, देखो मैंने सबसे पहले टी अकाउंट बना लिया और हर टी अकाउंट को मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैसे यूज़ किया दिखाता हूँ, कुछ तो मैंने आपको दिखा भी दिए। आ जाओ, इन्वेंट्री दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, फ्रेट पे आ जाओ, फ्रेट का है ये रहा, तू मेरा पुत्र इधर आ जाओ, ये रहा, डन। और क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। परचेजेस कैसे हैं भाई, परचेजेस 150, ठीक है, और फिर -22,000 और फिर -7,000, डन। तो ये मेरे पास आ गई है परचेजेस की अमाउंट, डन। हाँ जी पेन का कलर अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप बर्दाश्त कर लो उसको, क्लियर है। यहाँ तक किसी कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इजी सवाल था, कोई मुश्किल तो नहीं हुई, अब सबको समझ आ गया हमें। अब जो हमने कल क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बढ़ी थी वो भी हमने अप्लाई करना सीख ली, ज़बरदस्त, पक्का हो गया, चंगा मंगा हो गया। अब आओ परपेचुअल पे जाते हैं। हम चलेंगे परपेचुअल पे, किस पे, परपेचुअल पे। अच्छा परपेचुअल के अंदर मैंने क्या कहा था, वो कौन सी उर्दू में लाइन लिखवाई थी, घोड़े और खोते सब बराबर। तो दो अकाउंट बन जाएंगे मोटे मोटे से, कौन कौन से, एक इन्वेंट्री का बन जाएगा और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बन जाएगा। ये बन जाएगा इन्वेंट्री का और ये बन जाएगा अगला किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, डन। चलो ओपनिंग कितना आ रहा था, बोलो बोलो, ओपनिंग कितना आ रहा था, हाँ जी 10,000 आ रहा था, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अब परचेजेस कितनी है, 1.5 लाख की, फ्रेट कितना है 8,000 का, तो परचेजेस भी कहाँ जाएंगी, इन्वेंट्री में, और फ्रेट भी कहाँ जाएगा, इन्वेंट्री में। सर आपने वो नहीं बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, बना लेंगे एंड में, बना लेंगे, अभी बना लें, बना लेते अभी। कैसा बनेगा, सेल्स
लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आ जाएगा बोलो भाई? नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो डन। द गुड्स कॉस्टिंग ₹22,000 वर रिटर्न टू वेंडर्स ड्यूरिंग द ईयर। मैंने माल रिटर्न कर दिया, मैंने माल रिटर्न कर दिया। ये क्या किया मैंने? परचेज रिटर्न किए, पर रिटर्न किए। इन्वेंट्री को क्या कर दूंगा? क्रेडिट से, कितने से? कितने से? हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री बनाऊंगा। इसी बेवकूफ़ी की उम्मीद थी मैं तुमसे। मैंने परचेज रिटर्न किए, परचेज करते हुए कौन सी कॉस्ट की एंट्री बनती है? चलो अगला आन दे। हाँ, द सेल्स अमाउंटिंग टू ₹1,70,000, उसकी कॉस्ट थी 1,45,000। इसको मैं इग्नोर करता हुआ आया था पिछली बार, अब तो इस्तेमाल करूँगा, क्यों? परचेज है। अच्छा, सेल में तो आ जाएगा रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 1,70,000 से। ठीक है, तो 1,70,000 जाके ब्रैकेट में चोरी छुपके से सेल्स के आगे लिख देता हूँ। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी? 1,45,000। बस शांति शांति है, आ जाओ। सबसे पहले 1,70 की सेल्स की है ना, ऐसा ही है, 1,70 की सेल्स की है। कॉस्ट कितनी थी? बल्कि कॉस्ट का तो अकाउंट बना रहा हूँ मैं, टेंशन क्या है? कितनी थी कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 145 से। और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 1,70 से। वहाँ मैंने लिख दिया, सही है। चलो आ जाओ। कस्टमर ने रिटर्न कर दिया गुड 25,000 रुपये का, उस गुड्स की कॉस्ट थी 25,000 रुपये। कहता है कस्टमर ने बोला लो अपना माल पकड़ो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा 2 नंबर माल, रख लो। तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो मुझे पहली वाली एंट्री बताओ ना, पहली वाली एंट्री बताओ, सेल रिटर्न वाली। हाँ ना, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, पहले पहली वाली एंट्री ना, सेल्स एंड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो वो बना लूँ जाके, कितने से? 25,000 से ना, तो सेल्स को 25,000 से कम कर दूँ जाके। हाँ ऐसा, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल की जरूरत नहीं, बैलेंस शीट नहीं बना रहा। अच्छा, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करता था। अब इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कितने से? कितनी कॉस्ट बताइए? 20,000। तो इन्वेंट्री डेबिट कहाँ है भाई? इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से? 20,000 से। पक्का? आ जाओ। ओके, ड्यूरिंग दिसंबर लॉस आ गया, सैलाब आ गया, ओ माय गॉड, 7,000 रुपये का माल उड़ चुका। परचेजेस क्रेडिट कर दूं? एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो इन्वेंट्री तो क्रेडिट कर दूंगा। कहाँ भाई? कितने से? 7,000 से ना। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस कहाँ लेके जाऊँ? कहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स में? फिर इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री डेबिट कर दो एबनॉर्मल लॉस की उसे। ओए होए, फ्लड आ गया, इन्वेंट्री आ गई, क्या बात है यार, ऐसा करूँ? क्रेडिट करना है ना। तो एबनॉर्मल लॉस कहाँ लेके जाऊँ? अकाउंट में, अकाउंट बनाऊँ? क्यों? हाँ, नहीं तो एक इम्पैक्ट है ना, ये तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ लेके जाऊँ मेरा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ कहाँ बताओ? पीरियडिक में आता है। अच्छा, अल्लाह के बंदो, सॉरी एक सेकंड, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना। एक सेकंड, सॉरी, इसको मैं ज़रा ग्रॉस कर दूँ। अल्लाह के बंदो, मैं तुम लोग को बताया है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसके अंदर लेस करके फिर मैं ऑपरेटिंग एडमिन एक्सपेंस वगैरह माइनस नहीं कर रहा। वो एबनॉर्मल लॉस तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा ना, तो वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जीपी तक होता है, ये तो समझा रहा था। डन है, चलो समझे भी हो या नहीं समझे भी हो? चलो डन हो गया ये भी। एमटीसी को लगता है 1% ऑफ द स्टॉक परचेज इज यूजुअली लॉस्ट इन हैंडलिंग एवरी टाइम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट
इन्वेंट्री ग्रेड कितना 1500 से 1200 से 1500 से क्यों? आओ, इन्वेंट्री कितनी खरीदी बेटा मेरा चन्ना मुन्ना? पता नहीं कितने की खरीदी। ओ माय गॉड, देखो ना बेटा, ये 1.5 लाख की खरीदी थी ना। हाँ हाँ, कितना आ गया 1500। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री के रेट कितने से? ऐसा ही है, बोलो ना जी। चलो, फिजिकल स्टॉक टेक हुआ तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो कैरी डाउन बैलेंस है इन्वेंट्री का वो कितना है 12,500। कोई मसला नहीं है यार, मैं तो साथ साथ मेंटेन कर रहा हूँ, क्लोजिंग डाल दूंगा यहाँ पे टक करके कितना 12,500। चेक करो कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रही है? डन। हुए साथ साथ अपडेट कर देना बैलेंस में, यानी कि इसमें मेरा कोई एरर नहीं हुआ, ठीक है। चलो अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़रा मुझे बताओ कितना ट्रांसफ़र करूँ P&L में? कैसे? कितना 1,26,500 रुपया। डन। अच्छा, और कुछ है? नहीं है। तो मुझे बताओ नेट सेल्स कितनी आ रही हैं? 1,45,000 ऐसा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है? 1,26,500। तो 500 किसने बोला है? 1,26,000 आ रही है। ये 500 की फिगर यहाँ आ रही तो आंसर में क्यों नहीं आएगी? ऐसे यार तुम लोग मुझे अपनी एग्जिस्टेंस क्राइसिस में ले आते हो कि मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ। इतना भंड। चलो बताओ कितना आ रहा है जीपी? 18,500। अरे ये जीपी तो वही आ रहा है, जो ऊपर देखा था, सेम ही आ रहा है। लेकिन तरीका क्या हो गया, प्रेजेंटेशन का फ़र्क आ गया ना। ऐसा ही है, नहीं है? है, बोलो मेरे बच्चों। अच्छा, अच्छा। चलो आज के लेक्चर को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलेंगे एक मज़े की डिस्कशन में। बल्कि काम करता हूँ, थोड़ी मेहनत कराता हूँ तुम लोगों से। तुम लोगों का होमवर्क है, लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क है। अब तो इजी लगेगा ना, इतना सारा पढ़ा दिया है, तब ने कर लिया, इतनी मेहनत कर ली तो इजी बिजी लगेगा। अच्छा, एक अच्छी खबर दूँ, बुरी खबर दूँ? पहले अच्छी खबर दूँ, पहले बुरी खबर दूँ? पहले बुरी खबर दूँ। बुरी खबर ये है कि कल ऑन है। हाँ, क्योंकि 25 दिसंबर छुट्टी थी ना। अच्छी खबर ये है कि आज हम कम पढ़ेंगे। टाइमिंग देखते हैं यार, अभी पागल हो गई हो क्या? इन्वेंट्री का अच्छा खासा लंबा चैप्टर है।
कल क्या था? कल जुम्मा था। नहीं नहीं, 11 के बाद ही करेंगे। अच्छा, वो जो सवाल में तुम लोग को दिया था ना, वो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 था, ऐसा ही है? लिख लिया? चलो गुड। जो पढ़ाने जा रहा था वो पीडीएफ कहाँ गई? ये रही। चलो जी चलो जी चलो जी। अब एक लंबी चौड़ी छोटी सी नन्ही काकी मासूम सी डिस्कशन आ रही है अपने पास। हेडिंग डाल लो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या है बताऊंगा ना, क्या है? चिड़िया है। जल्दी नहीं डाल दो, बाकी में डालने दो ना। साढ़े 3 बजे, टेंशन नहीं है। तुम लोगों की इसके बाद कोई क्लास भी नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, आप सबकी तवज्जो का क्या कहते हैं उसको, वो हूँ। उर्दू चली गई यार, उर्दू असल में मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, हिंदी बोल दूँ। आपकी अटेंशन अगर मुझे मिल गई तो मैं आबेगारी रहूँगा, क्या कहते हैं उसको, आभारी रहूँगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। हिंदी प्लस उर्दू प्लस इंग्लिश, ठीक है, ऐसा ही है। आ जाओ यार। इंडियंस वैसे बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो वाले नहीं जो टिपिकल इंडिया में रहते हैं, मतलब इंडिया में तो रहते ही हैं, लेकिन जैसे आप कभी जाओ ना हज या उम्रा करने के लिए, तो उधर जो आपको इंडियन मुसलमान मिलते हैं ना, मुस्लिम इंडियंस, बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़े खिदमत का जज्बा, बड़े मेहमान नवाज, और बड़े खाने पीने भी पूछते हैं, घूमते हैं, अच्छे से मिलते हैं। उतना ही बुरा एक्सपीरियंस ना मेरा रहा बांग्लादेशियों से। हुआ ये कि अब वो ना, जब आप जाते हो ना कि होटल्स वगैरह में रहने के लिए, तो लिफ्ट एक तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जब मिलती तो फिर वो फुल भरी हुई आ रही होती है। अब लोग ना बेसिक समझो हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ होता है, मर्द भी हैं औरतें भी हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं होता लोगों के अंदर, इतनी बेसिक तमीज़ नहीं होती कि यार थोड़ा सा ना आप मर्द भी खड़े हो तो थोड़ा डिस्टेंस रख लो, घुस जाएंगे भाई एक दूसरे के अंदर। तो खैर, अब जब लिफ्ट रुकती थी ना, तो मैं अगर गेट पे खड़ा हूँ तो मैं बोलता था भाई जगह नहीं है, जाओ यार अगली लिफ्ट का वेट करो। तो एक बंदा पीछे खड़ा था, पाकिस्तानी था वो भी, उसको लगा मैं शायद पाकिस्तानी नहीं हूँ, और मेरी ऐसी ना हल्की टेंट थी और ये टोपी लगाई हुई थी, मदीना की बात है। तो मैंने बोला भाई यार लिफ्ट ना जगह नहीं है, आप जाओ बंद करो और दूसरी लिफ्ट में आना। हालांकि लिफ्ट में इतनी थोड़ी सी जगह थी, और वो थोड़ी सी में बहुत घुस के खड़ा होना पड़ता उसको।
अच्छा वो बंदा थोड़ा सा ना मोहब्बत का जज्बा रखता था शायद कि यार मुसलमान भाई को जगह चाहिए, आप जगह नहीं दे रहे, और मैं कह रहा था यार अगर लिफ्ट के अंदर आप सभी आ जाओगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, अजीब गुड़न होती है, तो थोड़ा सा वेट करो, दूसरी लिफ्ट में आ जाओ। जब मैं नीचे गया ना तो उसने बोला बहुत जल्दी है तुम्हें। मैंने बोला हाँ जल्दी है, तुम्हें जल्दी नहीं, जा भाई जा नमाज़ पढ़ने जा। ठीक है, अच्छा ये ना एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते रहे। अब जैसे हम होटल से निकले ना तो कहता क्या देख रहा है, बोला देखूंगा तो उससे पूछ थोड़ी देखूंगा, जा भाई जा अपना काम कर। अच्छा वो इधर निकल गया और मैं इधर निकल गया। उसने जाते जाते मुझे पता क्या बोला, कहता है साले बंगाली होते ही ऐसा है। मैंने बोला अबे तू होगा बंगाली। तो वो था पाकिस्तानी, लेकिन उसको शायद मेरी उसको अब ये होता क्या है, ये जो उसके दिल से निकली है ना, ये एक्सपीरियंसेस से निकली है। ठीक है, हो सकता है भाई उसको बांग्लादेशी ड्राइवर जो है ना वो ऐसे मिल गए हो या ऐसे लोगों से वाला पड़ गया उसका, तो उसके मुंह से निकल गया बेसाख्ता। लेकिन हालांकि जितना बांग्लादेशी ड्राइवर के साथ मैंने ट्रैवल किया उम्र की तकनीक में, मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़े प्यारे लोग लगे। ठीक है, वो जब बोलना शुरू करते हैं ना तो पता चल जाता है वो बांग्लादेश से हैं। ठीक है, क्योंकि वो लफ्ज़ को गोल करते हैं। ठीक है, चलेंगे आएंगे, ठीक है ऐसे बोलते हैं, लेकिन बड़े प्यारे लोग होते हैं। और मैं मतलब किसी नेशन को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, वो हर नेशन ही बड़ा प्यारा है, और हर नेशन के मुसलमान बड़े अच्छे लोग हैं, इंडिया के भी बड़े अच्छे हैं। ठीक है, और उसके भी बड़े अच्छे हैं बाकी बांग्लादेश वगैरह के। एक खैर एक्सपीरियंस फिर वेरी करते हैं लोगों का। चलो आ जाओ, हंसी मजाक हो गया, अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर अपने। ठीक है, ओके, हम आज पढ़ने जा रहे हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू ये वो वाली रियलाइजेशन नहीं है आपको एहसास होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये वो वाली रियलाइजेशन नहीं है। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि जब मैं अपनी इन्वेंट्री को मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे नेट कितने पैसे दे देगी, नेट कितने पैसे दे देगी। इसकी मिसाल ऐसे समझो कि मैंने एक स्टेट एजेंट को अपॉइंट किया और मैंने कहा यार मेरा घर है वो तुमने बिकवाना है। उसने बोला उदैत भाई कितने मांगते हो। मैंने कहा यार मुझे ना 90 लाख रुपए दे देना। ठीक है, 90 लाख तक बिकवा दो। उसने कहा ठीक है, तो मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, अब मैं जो अल्फाज बोलूँगा उस पर गौर करना, मेरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 90 लाख रुपए। ठीक है, उसने बोला यार कि जिस बंदे को आप बेच रहे हो ना घर, वो एडिटर्स लेने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहा है पहले मुझे पेंट करवाओ फिर मैं इसको खरीदूंगा, पेंट शेंट करा के दो, मुझे साफ़ सफाई करा के दो, तैयार करके दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो सही है, फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो मैंने पेंटर को बुलाया, सफाई करवाई, पेंट शेंट कराया, तो ये मेरी हो गई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कि मैं उस घर को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए कितना खर्चा कर रहा हूँ। ये क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, फिर स्टेट एजेंट ने मुझे कहा ओ भाई मुझे भूल गए, हाँ जैसी पार्टी लगी भूल गए, कमीशन दो मेरा। तो उसको मैंने कमीशन दे दिया। तो ये मेरी हो गई एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। वो सेल करने के लिए स्टेट एजेंट को मिठाई के पैसे देना ज़रूरी है। बात समझ आती है। अच्छा, अगर इसी एग्जांपल को मैं अपनी इन्वेंट्री पे ले आऊँ, तो मैंने कहा था कि इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी, कॉस्ट पे होगी। तो जब मैं इन्वेंट्री को लेकर आया तो फिर मैंने कॉस्ट के ऊपर कैपिटलाइज कर दी अपनी इन्वेंट्री, यानी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर दी। कैपिटलाइज करने का मतलब ये नहीं कि डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना, मेरे मुंह से निकल गई सॉरी, डेप्रिशिएट नहीं करना होता। ठीक है, मतलब आपने उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना दिया उन खर्चों को। कैसे, कौन से खर्चों को, वो IAS 16 वाले खर्चे मिलते जुलते वैसे ही। ठीक है, अच्छा, लेकिन IAS 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इन्वेंट्री आपसे ये कहता है कि साल के आखिर में आपने खड़े होकर देखना है, किसको, इन्वेंट्री को, ऐसे करके देखना है। ठीक है, और इन्वेंट्री को देख के आपने ये अंदाज़ा करना है कि क्या मेरी इन्वेंट्री कितने की बिकेगी और कितने पे आ रही है। क्या मतलब कितने की बिकेगी कितने पे आ रही है। देखो स्टैंडर्ड आपसे एक बात कहता है, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि यार डे 1 पे तो आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, मसला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ना ईयर एंड पे खड़े होकर आपने एक चीज़ देखनी है। ईयर एंड पे आपने खड़े होकर एक बात को इंश्योर करना है, और इंश्योर करना है कि आपकी इन्वेंट्री आपकी बुक्स में कैरी होनी चाहिए है एट लोअर ऑफ बोथ कॉस्ट एंड NRV। NRV क्या होती है, NRV होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। इसके अंदर आता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कितने की बिक रही है, 90 लाख रुपए की बिक रही है। अच्छा, और फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, अच्छा ये आ रही है 5 रुपये। ठीक है, और बोलो भाई एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अच्छा, यानी कि और कोई ज़रूरी खर्चा, जितने भी ज़रूरी खर्चे हैं इन्वेंट्री को सेल करने के लिए, और जितने ज़रूरी खर्चे, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ज़रूरी खर्चे।
आपने देखना ही नहीं है कौन सी कॉस्ट है। ज़रूरी खर्चा है इन्वेंट्री को बेचने के लिए, आप उसी कॉस्ट का पार्ट बना दो, ठीक है। ज़रूरी खर्चे हैं भाई इन्वेंट्री को बेचने के लिए 2 रुपये के, और ये कितने हो गए 7 रुपये। 7 निकालो 90 में से कितने बन जाएंगे 83 रुपये। तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ रही है, एनआरवी कितनी आ रही है 83 रुपये। अच्छा मैंने ख़रीदी थी, तो लेट से मैंने तो ख़रीदी थी 90 रुपये की, मिसाल के तौर पे मैंने ख़रीदी थी 90 रुपये की। अब मेरी किताबों में कितने की आनी चाहिए है 93 रुपये की। तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि प्यारे भाई आपने चुप करके अच्छे बच्चों की तरह अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट से उठा के कहाँ ले जाना है, एनआरवी पे ले जाना है, और एनआरवी पे अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लेना है। क्या मेरी बात समझ आती है? एनआरवी पे अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड बोलो भाई कर लेना है। क्या मेरी बात समझ आती नहीं आती? बोलो ना। हाँ जी, नज़र नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। डन, पक्की बात है? किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी? अच्छा लेट्स मेक दिस एग्जाम्पल अपोजिट। मेरी किताबों में इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 83, ठीक है 83 की आ रही है। क्या मेरे पास, बोलो भाई, इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है, यानी कि मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है, लेट्स से मेरे पास क्या आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, बोलो भाई कितनी, 83 आ रही है। और मार्केट के अंदर जब मैं इसको बेचने जाऊँगा ना, और सारा खर्चा मर्चा कूर के ये 95 रुपये नेट मेरे हाथ में आ जाएंगे। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है इसकी 95। तो मैं क्या बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है कि मेरी इन्वेंट्री तो ऑलरेडी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पड़ी हुई है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन्वेंट्री को शुरू में तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद क्या करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करनी है किसकी, साल के आखिर में जाके देखना है, साल के आखिर में जाके देखना है, कुछ भी नहीं करना यार, 2 खर्चे माइनस करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं लो उसकी, उर्दू में याद कर लो अभी। क्या, कितने की बेचने जाऊंगा और कौन कौन से खर्चे ज़रूरी करूंगा इसको बेचने के लिए। मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी शोरूम वाले को गाड़ी बेचता हूँ, बड़ी मैंने बीच में ट्रांजैक्शन करी ना गाड़ी वाड़ी बेचने की, तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मेरे दोस्त एजान गाड़ियों का काम करता है, यार एजान मेरी ज़रा गाड़ी बिकवा दे। उसने बोला अच्छा कौन सी है। मैंने कहा भाई लेट से मैं यारिस बेच रहा हूँ। कितने मांग रहे हो? यार एक काम करो, मुझे ना 42 लाख रुपए दिलवा देना। अच्छा 42 लाख रुपए चाहिए, ठीक है यार, लेकिन मेरा कमीशन भी है भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, 50 रखूँगा मैं। मैंने कहा चल ठीक है तू 50 रख ले, मुझे 3.5 दिलवा दे। ठीक है भाई डन है। तो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 42 लाख रुपए, और कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई 50,000 रुपये। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ गई 41.5। बात समझ आ रही है? तो ऐसे निकलती है एनआरवी। तो हमने इंश्योर करना है। अच्छा आईकैप क्या करेगा, सवाल पूछे हुए आईकैप ने, कैसे, ऐसे सवाल पूछे हैं ऐसे। उसने सेलिंग प्राइस दे दी यहाँ पे, उसने बोला ये एस्टिमेट कॉस्ट टू सेल है, ठीक है, ये एस्टिमेट नेसेसरी कॉस्ट टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये एनआरवी आ गई, ये आपकी कॉस्ट आ रही है। अब बताओ कि क्या मैं लोअर ऑफ पे कैरी करूँ या नहीं करूँ, और करूँ तो कितने अमाउंट से करूँ, बस वो डब्बा फिल कर देना है आपने। मैक्सिमम आईकैप ने इस पर जो खिला हुआ है ना अपनी किताब में, क्या किया, मार्कअप मार्जिन डाल दिया, कॉस्ट नहीं दी हुई, कॉस्ट नहीं दी हुई, सेलिंग प्राइस दी हुई और मार्कअप मार्जिन दिया हुआ है। कॉस्ट निकाल लोगे, फॉर्मूले से निकाल लोगे, बस एनआरवी कंप्यूटेशन कर लो। बात समझ आती है? क्या मेरी बात समझ आती है? क्या मेरी बात समझ आती है? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलो ज़बरदस्त। हाँ हम क्या करेंगे, हम अपनी इन्वेंट्री को कितने से कम कर देंगे, 7 रुपये से कम कर देंगे, 7 रुपये से कम कर देंगे, ठीक है। हम अपनी इन्वेंट्री को 7 रुपये की किताबों से निकाल देंगे, राइट ऑफ डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री क्रिएट कर देंगे। बात समझ आ रही है? इन्वेंट्री को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, डन। चलो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आराम आराम से, ये सारी थ्योरी ना हमारे पल्ले पड़ जाएगी। ओके, कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। हो सकता है मेरी इन्वेंट्री डैमेज हालत में पड़ी हो, अगर मैं इन्वेंट्री की ही एग्जांपल लूँ तो हो सकता है मेरी इन्वेंट्री डैमेज हालत में पड़ी हो। अब मुझे पता है कि यार मार्केट में जो है ना, ये जो यूनिट है ना, यूनिट ये बिक रहा है अच्छी कंडीशन में, मेरे पास जंग आलूद हुआ हुआ है। अब मैं जंग शंग साफ़ करूँगा, सफाई करूँगा, क्लियर करूँगा, यूजेबल कंडीशन में लाऊंगा, बिकने लायक दिखाऊंगा। जब ये बिकने लायक कंडीशन में हो जाएगा तो जो मैं कॉस्ट इनकर करूँगा वो क्या होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, डन। अच्छा तीसरी बात, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। किसी का कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर मैं बेयर कर रहा हूँ तो वो आ जाएगी, डन, क्लियर है। अच्छा अगली बात कहते हैं सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में डिफरेंस होता है। मुझे पता है सेलिंग प्राइस ये होती है कि जो मैं जिस वैल्यू पे बेचूंगा, जिस वैल्यू पे मैं एक्चुअली बेच पाऊंगा अपने हालात देखते हुए, अपनी औकात देखते हुए। फेयर वैल्यू क्या होती है, मार्केट में
क्या प्राइस चल रही है सिमिलर आइटम की, वो फेयर वैल्यू होती है। कहता है आओ रीड करें, कहता है क्या, कहता है ये कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में और मे नॉट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। हाँ मुझे पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू चल रही हो, लेकिन मैं इतने का बेच पाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एंटिटी सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, द फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट। ये बड़ी मुश्किल बात कर रहा है, ओखी सी बात कर रहा है, इसको छोड़ दो, लेकिन खैर छोड़ना नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहा है भाई फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू ये होती है कि मैं अपनी एसेट या लायबिलिटी किस अमाउंट में सेटल कर पाऊंगा, मार्केट में उस चीज़ की कीमत क्या चल रही है, बस मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमत इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। अच्छा, फेयर वैल्यू एसेट की नहीं होती, सिर्फ लायबिलिटी की भी होती है, बात समझ आ रही है, फेयर वैल्यू लायबिलिटी की भी होती है। कैसे होती है, आसान समझा दूँ, आसान जबान में। आप डिबेंचर्स लेते हो, बॉन्ड्स लेते हो, याद आ रहा है, बॉन्ड डिबेंचर्स जिक्र किया होगा ना किसी ने, तो वो क्या है, अगर मैंने वो इशू किए हैं बॉन्ड्स तो मैंने लायबिलिटी इशू की ना, ऐसा ही है ना, मैंने लोन जो है ना वो डिबेंचर्स इशू कर दिया है, अब मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, मैंने डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसा ले लिया है, अब डिबेंचर की मार्केट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ेगी, बात समझ आ रही है, यही चीज़ है। अच्छा, कहता है एग्जाम्पल पढ़ लेना, इस एग्जाम्पल में सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में फ़र्क है, ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। कहता है फेयर वैल्यू है 1000, लेकिन मैं इसको बेचूंगा 900 रुपये का, तो एनआरवी किस पे निकलूंगा बताओ, फेयर वैल्यू पे निकालूंगा अपना सेलिंग प्राइस पे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस पे निकालूंगा। कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कहते हैं भाई आपने इस बात का बेहद ख्याल करना है क्या कि आपने इन्वेंट्री को ओरिजिनली रिकॉर्ड करना है किस पे, बोलो भाई कॉस्ट पे, और सब्सिक्वेंटली उसको किस क्या करना है, रीमेजर करना है किस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। डन, पढ़ लो एग्जांपल। डन, पक्का। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, कहता है इम्प्लीकेशन ऑफ द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये वाली बात मैं जब पर करके आया हूँ, वही बात को लंबी किए जा रहा है। कहता है अगर कॉस्ट लोअर है तो क्या करो, अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है, मैंने अपनी इन्वेंट्री को सही सलामत रखा हुआ है, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एनआरवी कम आ गई, बोलूंगा ओए होए 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 क्या हो गया, एनआरवी कम आ गई, अब मुझे अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट से उठा के कहाँ ले जाना पड़ेगा, एनआरवी भी ले जाना पड़ेगा, तो जो डिफरेंस होगा वो राइट डाउन कर दूंगा मैं इन्वेंट्री में, एंट्री क्या बनाऊंगा, राइट ऑफ डेबिट कर दूंगा, यानी कि लॉस डेबिट कर दूंगा, एनआरवी लॉस डेबिट कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, इन्वेंट्री क्रेडिट कर दूंगा, इन्वेंट्री क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, वो जो इन्वेंट्री के ऊपर हम अकाउंट बनाकर आए, अगर उसके अंदर मैं एक और ट्रांजेक्शन डाल दूं, राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो भाई इन्वेंट्री क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। डन। अच्छा, रीजन फॉर राइट डाउन, कहता है यार ये तुम्हें क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा खासा भला तुमने इन्वेंट्री खरीद के रखी थी, अच्छा खासा भला तुमने इन्वेंट्री खरीद के रखी थी, किस पे भाई, 100 रुपये पे, ऐसा क्या हो गया जो इसकी कीमत नेट करके 75 पे आ गई, ऐसा क्या हो गया, क्या मुसीबत पड़ गई, क्या मौत आ गई। कहता है भाई हो सकता है इन्वेंट्री रखे रखे डैमेज हो गई हो, हाथ पाँव लग गया हो किसी का, टूट गई हो, गिर गई हो, ऑब्सोलीट हो गई हो, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो गई, कम। भाई मिसाल देता हूँ ना, मिसाल लेते हैं, ये है इन्फिनिक्स, आपकी मिसाल लेता हूँ ना आसान जबान में, नोट 40 प्रो, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अच्छा, इसके मुकाबले में कुछ ही महीने बाद इन्फिनिक्स ने एक और मोबाइल लॉन्च कर दिया, कौन सा, इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो, ठीक है, कुछ महीनों बाद ये वाला मॉडल लॉन्च कर दिया। अब मुझे बताओ वो गरीब माड़ू जो शॉपकीपर है, वो उसको खुशी होगी, दुख होगा, दुख होगा, क्यों भाई, मेरी जो इन्वेंट्री पुरानी वाली पड़ी हुई है वो इतने पे नहीं बिकेगी, लेट से पहले, अब मोबाइल की बात कर रहा हूँ, सबको समझ आएगा भाई, सबको समझ आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले अगर ये मार्केट में बिक रहा था 60,000 रुपये का, ठीक है, अब ये नया मॉडल आ गया 65,000 रुपये का, अब ये मार्केट में कितने का बिकेगा, रियलिस्टिकली होता है गिर जाए ना 55 तक के चले जाएगा, ऐसे ये मार्केट में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की हो जाएगी 55,000, ठीक है। हो सकता है वो लड़के को दुकान पे बैठाए और उसको मोबाइल बेचने का कमीशन भी दे,
पुराने मॉडल निकाल यार, जल्दी निकाल इसको, मैं कमीशन दूंगा, ठीक है। अब कॉस्ट शॉस्ट से सारी निकाल ली, कितनी भाई 2,000 रुपये का एक मोबाइल पे कमीशन, तो इसकी रियलिस्टिकली एनआरवी कितनी बन रही है 53,000। आ कितने पे रहा है मेरी किताबों में 60,000। तो भाई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेरी पुरानी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो दिखा रहा हूँ अभी भी स्टिल 60,000 रुपये पे, क्या ये सही होगा, गलत होगा? गलत होगा ना भाई, गलत होगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। इसी तरह से गाड़ियों की मिसाल है, नया मॉडल आ गया, पुराने वाले की वैल्यू गिर जाएगी, ऐसा ही है। चलो, कहता है सेलिंग प्राइस हैव बी डिक्लाइंड। वो होता है मार्केट डिमांड कुछ ऐसी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ कर आ रहे हो ना, मार्केट का बिहेवियर बदल गया, मार्केट का रवैया बदल गया, सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो गई। अच्छा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हैव बीन इंक्रीज्ड। मुझे लगता था यार कि पहले मैं ना 2,000 तक का खर्चा करूंगा इसके ऊपर, लेकिन नहीं यार अब खर्चा बढ़ गया। अगर मैं 2 को 4 कर दूंगा तो एनआरवी कम हो जाएगी ना। अच्छा, एस्टिमेट कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल हैव बीन इंक्रीज। किसी भी किस्म की कॉस्ट बढ़ गई तो एनआरवी हो जाएगी, बोलो भाई, डन। अच्छा, एक बात और कहता है, देखो हो सकता है तुम्हारे पास माल बहुत सारा पड़ा हो। जैसे मैंने यहाँ कहा कि मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 40 का स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्फिनिक्स नोट 40 का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब लेट से मेरे पास ये एक फ़ोन थी ना, एक फ़ोन की मिसाल थी। अब मैं इस मिसाल को चेंज कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ इन्फिनिक्स नोट 50 पे, ठीक है। इन्फिनिक्स नोट 50 पे मेरी कॉस्ट कितनी थी 65,000 रुपये, ठीक है। और मेरी एनआरवी कितनी थी, लेट से शुरू में तो ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि सेल करूँगा ज़्यादा पे, माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट और ये वो। एनआरवी आ रही थी कितने पे 68,000 पे। तो मैंने अपनी आइटम को इन्फिनिक्स नोट 50 को किस पे रखा होगा, 65 पे 68 पे 65 पे रखा होगा, लोअर ऑफ पे। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि मेरे पास ऐसे 2 मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं, ऐसे 2 मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं, एक ये रहा और दूसरा साइड में पड़ा हुआ है। हुआ क्या, एक दिन मैंने डब्बा निकाला और मेरे हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया और उसके पैनल पे क्या आ गया, क्रैक आ गया। ये रहा एक और मोबाइल मेरा इन्फिनिक्स वाला, कहाँ गया भाई, ये रहा मोबाइल मेरा, ठीक है। ये पिंक पर्पल हो गया था, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या हो गया भाई, क्रैक आ गया। क्रैक कैसे आया, वो कहते हैं ना अल्लाह भला करे आपका, रुक जाओ पूरा क्रैक बना के दिखाते हैं अभी आपको। वो कौन सी लाइन आती है, पिंक वाली लाइन आती है ना मोबाइल पे एक, ये लो वैसे लाइन आ गई, ठीक है। ऐसी लाइन आ गई मोबाइल पे, बड़े चला यार मोबाइल में, वो पैनल पे आ जाए ना क्रैक आता है, ग्रीन ग्रीन भी आ जाता है किसी केस में, ठीक है। ये लो लाइन आ गई। उसने बोला यार बढ़ गया प्रोग्राम, ऊपर वाला मोबाइल तो मैंने रखा हुआ है 65 का, ठीक है, और नीचे वाला तो 65 का बिकेगा कभी भी, कब 68 का बिकेगा कभी भी, 68 का नहीं बिकेगा। कितना, अब मुझे इसकी स्क्रीन रिप्लेस करवानी पड़ेगी। अच्छा, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कितनी थी भाई, एक सेकेंड, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कितनी थी, बोलो भाई, 65 68 60 हाँ 70 थी ना, लेट से 70 थी ना, 68 पे आया था ना मैं। अच्छा, 70 थी मेरे पास लेट से। अब इसके अंदर जो मैं पैनल का खर्चा कराऊंगा ना, पैनल का खर्चा मुझे पड़ेगा तकरीबन कोई है ना अपना 8,000 का पैनल पड़ जाएगा, ठीक है। और जो कमीशन समीशन था वो मुझे कोई 2,000 देना पड़ेगा। और चूंकि ये मोबाइल लूज़ है, लूज़ का मोबाइल हो गया है, तो मुझे और कुछ लॉस बेयर करना पड़ेगा भाई, लेट से 2,000 का, क्योंकि खुल गया ना डब्बा, गिर गया ना मोबाइल। अच्छा, अभी बताओ इसकी एनआरवी कितनी आ रही है, 70 माइनस 60 62, 62 माइनस 2 60, 60 माइनस 2 58। अब ये रियलिस्टिकली मोबाइल 58,000 रुपये का बिकेगा, मार्केट में इससे भी कम का बिकेगा, वैल्यू अच्छी खासी गिर जाती है खुले मोबाइल की, स्क्रीन चेंज ऊपर से। बात समझ आ रही है, अनलेस के इन्फिनिक्स वाले असल स्क्रीन लगा के दें। अब मेरी बात सुनो, अब मैं पूरे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अब होगा क्या, अब होगा ये कि वो कहता है, मेरी बात सुनो, जब भी तुम अपने इन्वेंट्री को क्या करने जाओ, कंपेयर करने जाओ ना लोअर ऑफ कॉस्ट, तो एक साथ सारे मोबाइल फ़ोन्स को उठा के एक साथ कंपेयर मत करना। हो सकता है कुछ यूनिट्स तुम्हारे पास अच्छे हों, कुछ यूनिट्स तुम्हारे पास गुड हो, कुछ यूनिट्स तुम्हारे पास बैड हो। अब मुझे बताओ, इसकी एनआरवी अलग कंप्यूट करूँगा ऊपर वाले की, क्यों, क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में, और पर्पल वाला इसके ऊपर तो निशान आ गए हैं, तो इसकी एनआरवी अलग कंप्यूट होगी। तो वो कहता है भाई एनआरवी कंप्यूट करनी है आपने आइटम बाय आइटम बेसिस, एज अ होल, एज अ ग्रुप को एक साथ उठा के सारे मोबाइल फ़ोन को एक साथ नहीं मार देना। बात समझ आ रही है, क्लियर है। हाँ, अगर सारे मोबाइल फ़ोन अच्छी कंडीशन में और सबको बेचने के लिए एक जैसा खर्चा करना है तो फिर कर सकता हूँ। डन, आओ आइटम बाय आइटम बेसिस। अब देखो हमने एग्जांपल पढ़ ली ना, हमें थ्योरी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता है क्या, कहता है ये कि इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिटन डाउन टू एनआरवी आइटम बाय आइटम, ठीक है।
इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड आइटम। अगर सारे आइटम्स अच्छे हैं, सारे मोबाइल फ़ोन अच्छे हैं, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू राइट डाउन इन्वेंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ आ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। सारे मोबाइल फोन इन्फिनिक्स के, सारे मोबाइल फोन सैमसंग के, ऑल इन्वेंट्रीज इन अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। मैं क्या करता हूँ, अबे भाई कौन करे लंबी, वीवो के, सैमसंग के और एप्पल के और उसके सारे मोबाइल फ़ोन को उठाता हूँ, एक साथ कॉस्ट डालता हूँ, एक साथ एनआर डालता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ। ऐसा करना जायज़ है? ऐसा करना सही नहीं है। आपने आइटम बाय आइटम चलना है। हो सकता है कुछ आइटम मेरे बहुत अच्छे हों, हो सकता है कुछ आइटम मेरे माठे हों। बात समझ आ रही है? चलो आइटम बाय आइटम कंपैरिजन एग्जांपल दे रहा है। कहता है एक आइटम है, कॉस्ट है उसकी, एनआरवी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, कॉस्ट आ रही है 10,000, एनआरवी आ रही है 9,000। किस पे रखूँ? एनआरवी पे, एनआरवी पे। और इसमें दूसरे वाले में कॉस्ट पे, लोअर है ऑलरेडी, डन। अच्छा अब कहता है एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये वाली बात की बुनियाद मैंने कल की क्लास में डाल दी थी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था हो सकता है कोई इन्वेंट्री ऐसी हो, कोई रॉ मटेरियल ऐसा हो जो आगे किसी फिनिश गुड के बनने में लग रहा हो, जैसे उन्होंने पीपी डेबिट और इन्वेंट्री क्रिएट कर दी थी, या बड़ी वाली इन्वेंट्री मोबाइल फ़ोन डेबिट और वो चिप क्रेडिट, वो भी तो इन्वेंट्री है। अच्छा वो कहता है अगर मैं इसी इन्फिनिक्स के अंदर एक माइक्रोचिप लगा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही माइक्रो बनाते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है, ये चिप बन रही है भाई, ये आलू की चिप्स नहीं है, माइक्रो चिप है। बात समझ आ रही है? ये बन गई क्या? चिप बन गई। अच्छा ये बहुत सारी चिपें बन गई। अच्छा अब हुआ क्या भाई, इसकी कॉस्ट है लेट से 100 रुपये पे, ठीक है, और उसकी एनआरवी आ रही है लेट से 95। मुझे बताओ उसूलन मुझे राइट डाउन करना चाहिए, उसूलन 95 पे लाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं इतनी लंबी नहीं करो। जो रॉ मटेरियल है ना, जिन्होंने आगे जाके इन्वेंट्री का पार्ट बनना है, उसको आप राइट डाउन नहीं करो। अगर आपको ये लगता है कि वो आगे जाके जिस इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी वो उसके ऊपर बिक जाएगी। बात समझ आ रही है? आपको अगर लगता है कि ये जो चिप है मेरी, जो मेरे रॉ मटेरियल्स हैं, ये जिस इन्वेंट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं वो अपनी कॉस्ट के ऊपर बिक जाएगी, तो फिर इसको आपने करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं थ्योरी की बातें कर रहा हूँ ना, ये लिखनी है आपने, ठीक है, घर जाके लेक्चर दोबारा लिख लेना अगर आप नहीं लिख रहे हो, ठीक है, या नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू से पूछे गए वाली बात है, ठीक है। और ऐसे भी बदकिस्मत लोग हमारे साथ मौजूद हैं या हो सकते हैं जिनके पेपर में से थ्योरी आए हैं। अजीब से आ रही है, आ रही है। ये क्या हो गया? नहीं यार आ रही थी मेरे पास, तो ओरिजिनल फाइल उसमें आ रही है। पार्ट 2 ही तो चेक किया मैंने, ओरिजिनल फाइल में आ रही थी। मैं अभी दोबारा चेक कर लूँगा यार, कैसे हो गया? पार्ट 2 में क्या पढ़ा था मैंने? जनरलिटी बनाई थी ना बस, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, टेंशन नहीं है उसकी, जनरलिटी की टेंशन नहीं है। वो बड़ा वाला पार्ट तो हो गया ना, चलो खैर देख लेंगे, ठीक है। आ जाओ, कहता है क्या? कहता है ये कि मटीरियल्स एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ऑन और एट अबव द कॉस्ट। डन। चलो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल पढ़ो बेटा। छुट्टी नहीं हो रही छुट्टी। कम पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से कम है। एनआरवी की प्रैक्टिस तो कर लो सारी। चुप शुफ। गुड्स परचेज टू बी रिसोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 हैव बीन डैमेज्ड एट द ईयर एंड देयर रिप्लेसमेंट बाइंग प्राइस इज 9,000। दे कैन बी सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ₹14,000 प्रोवाइडेड 4,500 इज स्पेंड ऑन रेक्टिफाइंग द डैमेज। अब मेरी बात सुनो, एक कॉस्ट वो आपको देगा सवाल के अंदर, ठीक है, और उस सवाल को देने के बाद वो आपको करेगा गुमराह। कैसे गुमराह करेगा? वो बोलेगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर इस इन्वेंट्री को मैं तब्दील करके दूसरी इन्वेंट्री ले आऊँ तो कितनी कॉस्ट लगेगी? क्या ये कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट होगी?
तब्दील करने की कॉस्ट थोड़ी रिलेवेंट होगी, उसी को ठीक करने की कॉस्ट रिलेवेंट होगी ना भाई, उसी को ठीक करना है, बात समझाइए। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को मैं क्या करूँगा, आँख बंद करके ऐसे इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, डन। जैसे अपनी पढ़ाई को इग्नोर करते हो वैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी इग्नोर कर देना, डन। अच्छा मुझे बताओ कॉस्ट कितनी थी, 10,000, 10,000 आ गई। अच्छा NRV कैसे निकलेगी, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कितनी है, 14,000, और कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है, बोलो भाई 4,500, तो आगे NRV किस पे रखूँगा, 9,500, राइट डाउन कितने से करूँगा, 500 से, डन। चलो ये सवाल आप ज़रा सॉल्व करो, शाबाश। हाँ जी, पढ़ने का दिल नहीं जा रहा, अभी तो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको 15 मिनट का नमाज का ब्रेक दे दूँ। कल 3 घंटे पढ़ाऊंगा फिर। जल्दी बताओ क्या करना है इसका, कर रहे हो इंसान को या नहीं कर रहे। अच्छा आसान वाला दे दूँ अभी, कोई सीन नहीं हो रहा है ऐसा, करो सॉल्व, आसान वाला दे दूँ, आसान वाला। चलो ये करो, ये कर लो, ठीक है, जल्दी से फटाफट कर रहे हो। अच्छा ये लेक्चर कौन सा था हमारा, 4 का पार्ट 1 करते हैं, जब तक आवाम हमारी सवाल सॉल्व करेगी, फिर अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।